हम लोग कार्बोहाइड्रेट का डिटेल्स पिछले क्लास तक कंप्लीट कर चुके थे। आज ये नया चैप्टर जो समझिए कि बायोकेमिस्ट्री या किसी भी लिविंग सोर्स का बैकबोन है। जब तक हम लोग इसको जानेंगे नहीं, बॉडी का कंस्ट्रक्शन, बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी का फिजियोलॉजी हम नहीं बता सकते हैं। और उसके लिए आवश्यक है कि हम लोग एमिनो एसिड एंड प्रोटीन्स पर विचार करें, क्योंकि आप जानते होइएगा कि प्रोटीन वास्तव में किसी भी लिविंग सोर्स का एक आवरण है। हमारा सारा शरीर बना हुआ है, मतलब सारे शरीर के अंदर जो भी मांसपेशियां है वह कवर्ड है प्रोटीन की सहायता से। और हर लिविंग सोर्स में उसके बॉडी वेट का 1/6 पोर्शन प्रोटीन है। अगर मेरा वजन 60 किलो है तो स्पष्ट है कि मेरे अंदर में कितना होगा, तो 6 किलो प्रोटीन्स होंगे। अगर हाथी का वजन 10 टन है तो उसके अंदर में कितना एमिनो एसिड होगा, सॉरी प्रोटीन्स होगा, तो उसके वजन का 1/10 पोर्शन प्रोटीन्स होगा। इसलिए हम कह सकते हैं किसी भी लिविंग सोर्स का 1/10 पोर्शन उसमें प्रोटीन्स होते हैं। अतः प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए, बॉडी को कवर्ड रखने के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। और इसी प्रोटीन्स के बारे में जानकारी हमें प्राप्त करनी है। और वास्तव में प्रोटीन का जो सिंपलेस्ट यूनिट है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है, वही एमिनो एसिड्स। तो अगर हम लोग एमिनो एसिड के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें तो उसके आधार पर प्रोटीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में काफ़ी सहूलियत होगी। इसलिए सबसे पहले हम लोग एमिनो एसिड्स का स्टडी करें। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि व्हाट इज एमिनो एसिड्स। नाम से ही स्पष्ट है, एसिड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि ऐसे कंपाउंड जो घोल में एच देते हैं एसिड कहलाते हैं। और अगर एसिड के ग्रुप के साथ, एसिड ग्रुपिंग जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत COOH फंक्शनल ग्रुप रखता है। तो किसी कंपाउंड का एसिड होना मतलब कि उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रेजेंट होना है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अलावा अगर कंपाउंड में NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट हो तब वैसे एसिड को हम लोग नाम देते हैं एमिनो एसिड्स। इसलिए एमिनो एसिड की परिभाषा दे सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिस कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अलावा NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट हो तो हम झट कहेंगे वो कंपाउंड क्या है, एमिनो एसिड्स है। एमिनो एसिड की हम दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं। हम लोग जानते हैं जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वे फैटी एसिड्स हैं। फैटी एसिड्स हैं मतलब कि फैट की समान प्रॉपर्टीज को दिखलाते हैं, इसीलिए उन्हें फैटी एसिड्स कहते हैं। और खासकर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले कंपाउंड फैटी एसिड्स कहलाते हैं। ये लोअर मेंबर में भी बिलोंग करते हैं और हायर मेंबर्स में भी रहते हैं। तो फैटी एसिड का जनरल फार्मूला है RCOH। ये कॉमन फार्मूला है। यहाँ R का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। R का वैल्यू H, CH3, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3, CH, CH3, C6H5, CH2, ये सभी इस टाइप से जितने भी ग्रुप्स हैं वह ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है R के बदले में। तो ऐसे सारे कंपाउंड जिसमें COH ग्रुप प्रेजेंट हो फैटी एसिड्स कहलाते हैं, क्योंकि वे फैट लाइक कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। अगर इसके फैटी एसिड के रिमेनिंग कार्बन में एक H हटा के, मतलब कि एल्काइल पोर्शन से एक H हटाकर अगर NH2 ग्रुप ऐड कर दें तो जो रिजल्ट बनेगा उस रिजल्ट को हम लोग एमिनो एसिड्स कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे CH3 COH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड
और इसका नाम हम जानते हैं एसिटिक एसिड। अगर इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिस एल्काइल में जुड़ा हुआ है उस एल्काइल से एक हाइड्रोजन हटाकर अगर उसके बदले में NH2 ऐड कर दें तो जो रिजल्ट मिलेगा वह रिजल्ट कुछ इस टाइप का होगा, CH2 NH2 COH। ये तो क्या देख रहे हैं इसमें? देख रहे हैं कि जब फैटी एसिड के एल्काइल पोर्शन से एक H हटाकर उसके बदले में NH2 ऐड कर दें तो जो रिजल्ट बनेगा उस रिजल्ट को एमिनो एसिड कहते हैं। तो इस प्रकार हम एमिनो एसिड की दूसरी परिभाषा को भी दिखाते हैं। तो स्पष्ट हो गया, आपके सामने दो परिभाषाएं हो गई कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अलावा NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट हो तब वैसे कंपाउंड एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में परिभाषा दे सकते हैं कि जब फैटी एसिड के एल्काइल पोर्शन से हाइड्रोजन हटाकर NH2 ऐड कर दें तब वैसे रिजल्ट को हम लोग एमिनो एसिड्स कह सकते हैं। तो एमिनो एसिड वास्तव में सब्स्टिट्यूटेड फैटी एसिड है। सब्स्टिट्यूटेड फैटी एसिड कहने का मतलब है कि फैटी एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिस एल्काइल पोर्शन में जुड़े हुए हैं उस एल्काइल पोर्शन से हाइड्रोजन हटाकर किसी भी फंक्शनल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दें, जोड़ दें तो जो रिजल्ट बनेगा वह सब्स्टिट्यूटेड एसिड कहलाएगा। तो यहाँ पर NH2 ग्रुप है इसलिए सब्स्टिट्यूटेड एमिनो एसिड हो गया। अगर यहाँ पर क्लोरीन जोड़ देते तो देते सब्स्टिट्यूटेड क्लोरो एसिड। इस प्रकार से हम अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ दें तो सब्स्टिट्यूटेड एसिड मतलब हाइड्रोक्सी एसिड कहलाएंगे। तो इस प्रकार से किसी भी सब्स्टिट्यूटेड एसिड की परिभाषा दे सकते हैं। और एमिनो एसिड वास्तव में सब्स्टिट्यूटेड फैटी एसिड है जिसमें एसिड ग्रुप जिस एल्काइल पोर्शन के साथ जुड़ा हुआ है उस एल्काइल से एक हाइड्रोजन हटाकर हम सब्स्टिट्यूट के रूप में NH2 जोड़ देते हैं तो रिजल्ट बन जाता है एमिनो एसिड। तो स्पष्ट है, दोनों प्रकार की परिभाषाएं आपके सामने एक्सप्लेन कर दी गई है और दोनों ही परिभाषा का आप उपयोग कर सकते हैं। इसको हम पॉज करते हैं, अगर कुछ उतारना है तो आप पॉज करके वीडियो को उसको उतारना है तो उतार दीजिए। हमको ये जानकारी तो हो गई कि एमिनो एसिड की परिभाषा क्या है। अब है कि इसका नेमिंग कैसे हम करेंगे। नेमिंग करना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक कला है जिसके आधार पर हम नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग तो कुछ नेमिंग ऐसा है जो खास प्रॉपर्टीज के आधार पर है और कुछ नेमिंग तो IUPAC सिस्टम पर है। और IUPAC सिस्टम पर नेमिंग आप शुरू से पढ़ते आए हैं तो पहले हम लोग उसी को देखें। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एमिनो एसिड। सपोज कीजिए ये पहला मेंबर है, इसका नेमिंग करना है। अगर ये NH2 नहीं होता तो ऑब्वियसली यहाँ पर H होता, तो जो फैटी एसिड निकलता उस फैटी एसिड का नाम होता CH3COH। आप जानते हैं इसका नाम, दिस इज इथेनोइक एसिड। और इस इथेनोइक एसिड के अगर हम काउंटिंग करें यहाँ से तो ये 1 ये 2 सेकेंड कार्बन में से एक हाइड्रोजन हटा के NH2 जोड़ दें तो हमारा रिजल्ट बन जाएगा ये एमिनो एसिड। तो स्पष्ट है, इसका नाम क्या देंगे? इसका नाम देंगे 2-एमिनो एसिटिक एसिड। दिस इज 2-एमिनो एसिटिक एसिड। और इसका जनरल वे में नाम पढ़ें तो हम लोग कह सकते हैं, जनरल वे में नाम पढ़ते हैं तो 1 2 3 के द्वारा नंबरिंग नहीं होता है, तब उसका नंबरिंग अल्फा बीटा गामा से करते हैं। तो ऑब्वियसली इसे हम लोग पढ़ेंगे अल्फा एमिनो एसिटिक एसिड, क्योंकि इसका जनरल नाम है एसिटिक एसिड। और इसी एसिटिक एसिड में से एक H हटा दिया गया अल्काइल ग्रुप से और उसकी जगह पर हम लोग एमिनो ग्रुप जोड़ देते हैं
इसीलिए इस रिजल्ट को हम लोग नाम देते हैं अल्फा एमिनो एसिडिक एसिड। और इसका अपना खास नाम है ग्लाइसिन, ये ग्लाइसिन भी खाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे CH3, CH2, COH, इसका नाम है प्रोपायोनिक एसिड। हम लोगों ने पढ़ा है प्रोपायोनिक एसिड के बारे में। दिस इज अ टाइप ऑफ फैटी एसिड। तो ये एक फैटी एसिड है प्रोपायोनिक एसिड। अगर इसके अल्फा पोजीशन से, मतलब उस कार्बन से जो कार्बन COH में डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, अगर एक H हटाकर NH2 ग्रुप जोड़ दें तो जो रिजल्ट बनेगा वह होगा CH3, CH, NH2, COH। ये लेकिन अगर हम लोग उस कार्बन से हाइड्रोजन हटावें जो COH जिस कार्बन में जुड़ा है उसके बगल में प्रेजेंट है, तो रिजल्ट होगा CH2, NH2, CH2, COH। ये दो प्रकार का एसिड बन सकता है। अगर इसका IUPAC नेमिंग करें तो इसका नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3 सेकेंड पोजीशन पर एमिनो ग्रुप है, इसलिए इसका नाम देते हैं 2 एमिनो। और ये 3 कार्बन वाला फैटी एसिड है 2 एमिनो प्रोपायोनिक एसिड। क्योंकि सेकेंड पोजीशन पर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। यहां देख रहे हैं कि अगर इसका नंबरिंग करें ये 1, ये 2, ये 3, देख रहे हैं कि थर्ड पोजीशन पर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब एमिनो ग्रुप थर्ड पोजीशन पर। इसके नेमिंग जब देंगे तो 3 पोजीशन पर एमिनो है तो 3 एमिनो। 3 कार्बन वाले एल्केन को कहते हैं प्रोपेन। और इसमें एसिड ग्रुप अर्थात कोई एसिड ऐड करते हैं तो नाम हो गया 3 एमिनो प्रोपेनोइक एसिड। लेकिन जब जनरल वे में इसका नेमिंग करेंगे तो IUPAC सिस्टम में हम 1, 2, 3 का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जनरल नेम जब देंगे तब उसमें 1, 2, 3 सिस्टम का उपयोग नहीं करते हैं, तब वहां पर ग्रीक अल्फाबेट अर्थात अल्फा, बीटा, गामा का उपयोग करते हैं। तो इसके रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। तो इसके रेस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो ये हो गया अल्फा एमिनो प्रोपायोनिक एसिड। क्योंकि हम बता चुके हैं कि दिस एसिड इज इन जनरल इज नेम्ड एज प्रोपायोनिक, लेकिन IUPAC सिस्टम पर जब इसी का नेमिंग करेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे प्रोपेनोइक एसिड। तो ये IUPAC सिस्टम में इस्तेमाल होगा और ये नाम इस्तेमाल होगा जनरल नेमिंग में। तो इस आधार पर इसका नाम पड़ा IUPAC सिस्टम पर, तो नाम दिया गया 2 एमिनो प्रोपेनोइक एसिड। और IUPAC सिस्टम जनरल नेमिंग दिया गया तब इसका नाम हो गया अल्फा एमिनो प्रोपायोनिक एसिड। ठीक वैसे ही इस आधार पर IUPAC नेमिंग दिया गया तो 3 एमिनो 3 कार्बन वाले एसिड को कहते हैं प्रोपेनोइक, तो 3 एमिनो प्रोपेनोइक एसिड। और IUPAC सिस्टम पर नाम देने के बाद जनरल नेमिंग इसका जब देंगे तो इसके रेस्पेक्ट में काउंट हम करेंगे तो ये अल्फा, ये बीटा, इसलिए इसका जनरल नेमिंग होगा बीटा एमिनो प्रोपायोनिक एसिड। और वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए, तब फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए कि हम लोगों ने एमिनो एसिड का डेफिनेशन पढ़ा। एमिनो एसिड का 2 टाइप से डेफिनेशन, एक फैटी एसिड के टर्म में
और दूसरा जनरल और एनी कंपाउंड के टर्म में। फिर उसके बाद उसका नोमेनक्लेचर हमने सीखा, जनरल नोमेनक्लेचर या आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के बाद अब हम लोग सबसे पहले क्लासिफिकेशन पर विचार करें। किसी भी एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन जनरली हम दो टाइप से करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्लासिफिकेशन का स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन there are two types of classification or the study of amino acids. First classification is according to position of amino groups second classification is according to number and nature of functional groups present in the molecule. Now come to first classification, that is classification according to position of amino group. On this basis, amino acids have been classified into three parts, three groups or three classes. One is called alpha amino acids, second is beta amino acid, third is gamma amino acid, alpha amino acids such amino acids in which NH2 group is present in that carbon atom which is directly linked with carboxylic group is called
alpha amino acid. Now you pause the video and try to write it. After that हम इसको आगे बढ़ाते हैं. स्टार्ट. अल्फा एमिनो एसिड का डेफिनेशन जानने के बाद हम लोग इसको क्लैरिफाई करें इसके एग्जाम्पल से. अल्फा एमिनो एसिड की परिभाषा में पढ़ चुके हैं कि ऐसा एमिनो एसिड जिसमें NH2 ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा हो जो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ा रहता है. जैसे इस एग्जाम्पल पर हम लोग विचार करें. यहाँ देख रहे हैं कि NH2 ग्रुप जिस कार्बन में प्रेजेंट है वह कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से. इसलिए स्पष्ट है दिस टाइप ऑफ कंपाउंड में भी टर्म एज अल्फा एमिनो एसिड. चूंकि अगर ये NH2 नहीं रहता तो स्पष्ट है इसका नाम होता एसिटिक एसिड और इसके अल्फा पोजीशन पर प्रेजेंट है NH2 ग्रुप, इसलिए इसका नाम देते हैं अल्फा एमिनो एसिटिक एसिड. ये और इसका अपना नाम है ग्लाइसिन. ये नेचर में ही पाए जाते हैं. दिस इज in nature is termed as hippuric acid. And what is hippuric acid? That is the urine of horse. This is actually obtained from horse urine and is having very active physiological action. So it is very important regarding the formation of our protein. In protein, glycine is actually a very important constituent, and this horse urine, that is hippuric acid, is very important constituent for the synthesis of any of the organic compound. So it is having very great application in organic synthesis. Another example, this compound CH3, CH, NH2, COH, like this. This compound is also alpha amino acid because NH2 group is linked with that carbon which is directly linked with the carboxylic group. So this type of amino acid will be also termed as alpha amino acid. And its name is 2-amino propanoic acid. And in general it is termed as alpha amino propionic acid. Now you must be aware that since 2 numeral is utilized in this naming, it means this is IUPAC nomenclature. And here we are using the Greek alphabet, that is alpha. It means it is general naming. So alpha amino acid says that NH2 group is in respect of carboxylic group at alpha position, that is second position. So it is named as alpha amino acid also. Its name is alanine. In glycine, there is no chiral center. Glycine is this. There is no chiral center. This is the single amino acid which is having no chiral center, whereas all the naturally occurring amino acids are having chiral center and they are having the physiological function due to chirality of the molecule. As for example, alanine, here we see that this carbon is asymmetric in nature. It is well aware and you are well known that carbon atom
which are having different 4 groups. It means such type of carbon must be asymmetric. So this type of compound is asymmetric in nature. And since it is asymmetric, so it will have 2 varieties of isomers, because we know that in this type of compound, number of isomers must be equal to 2 to the power n, that is equal to 2 to the power 1, that is equal to 2. So 2 isomers are possible for this, and 1 artificial isomer. As for example, when we write the formula in Fischer term, we write like this: HNH2, COH and CH3. Since functional group is in the right direction, so it is quite clear that plane polarized light will move towards clockwise direction. So its name must be written as D-alanine. And you have already studied this fact in class 11. Similarly, the opposite form, that is NH2, if written in left hand side like this, then this form is termed as in anti-clockwise direction, so its name will be L-alanine. And it was found that L-alanine is having physiological function and D-alanine is not having physiological function. So actually, equilibrium is maintained by nature. When it supplies physiological active compound, there must be its opposite type of character is also placed somewhere, and it is the course of knowledge to collect or isolate these molecules. When both these molecules are allowed to mix with each other, we get an artificial variety, and that is named as DL form. So DL form is the equimolecular mixture of D-alanine or D series or L series of the physiologically active molecules. So it remains in nature in all the 3 forms. Whereas in alanine, there is no asymmetric carbon atom, there is no chirality, so it remains in only 1 form, and that is the glycine. So write it like watching your video. So this was alpha amino acid which we have studied. Now come to beta amino acids. Similarly, we may explain about the beta amino acid. So beta says that amino group is present at that carbon atom which is not directly linked with the carboxylic group. In both alpha amino acid के स्टडी के बाद हम लोग बीटा एमिनो एसिड का ऐसे ही स्टडी करेंगे। ऐसा एमिनो एसिड जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन के बाद वाले कार्बन में NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो, तो वैसे एमिनो एसिड को बीटा एमिनो एसिड कहते हैं। मतलब एमिनो ग्रुप जिस कार्बन में है उसके बाद एक कार्बन और छोड़ के तब कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो, तो ऐसे स्प्लिटर वाले कंपाउंड को हम लोग बीटा एमिनो एसिड कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग विचार करें इस कंपाउंड के ऊपर। इस टाइप का कंपाउंड इसमें देख रहे हैं कि NH2 ग्रुप उस कार्बन में प्रेजेंट है जिस कार्बन के बाद वाले कार्बन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो ऐसे कंपाउंड बीटा एमिनो एसिड कहलाते हैं। अब इसका नोमेनक्लेचर IUPAC सिस्टम पर नाम पढ़ना है, तो फिर उसी प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे जैसा हम लोगों ने
अल्फा एमिनो एसिड के केस में किया था। नंबरिंग स्टार्ट करें कार्बोक्सिलिक ग्रुप से 1 2 3। थर्ड पोजीशन पर एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है और यदि एमिनो नहीं होता तब इस कंपाउंड की रूपरेखा होती है कुछ इस प्रकार से CH3 CH2 COH। IUPAC सिस्टम पर इस एसिड का नाम है 3 कार्बन वाला है इसलिए प्रोपेन, केवल सिंगल बॉन्ड है इसलिए और कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए ओइक एसिड, मतलब इसे प्रोपेनोइक एसिड कहेंगे IUPAC सिस्टम पर। लेकिन जब इसी कंपाउंड को जनरल कॉमन नाम के आधार पर पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे प्रोपायोनिक एसिड। अब ये बात जानने के बाद हम लोग डिराइव बीटा एमिनो एसिड का नेमिंग कर सकते हैं। तो जब IUPAC सिस्टम पर पढ़ना है तो थर्ड पोजीशन पर एमिनो ग्रुप है, कहाँ? तो प्रोपेनोइक एसिड के तीसरे कार्बन में, इसलिए इस कंपाउंड का नाम देंगे 3 एमिनो प्रोपेनोइक एसिड। ये और जब कॉमन रूप से इसका नाम पढ़ेंगे, जनरल नाम पढ़ेंगे, तब इसे ग्रीक अल्फाबेट के आधार पर नोमेनक्लेट करेंगे। तो उस केस में कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रेस्पेक्ट में नंबरिंग करेंगे। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। चूंकि बीटा पोजीशन पर एमिनो ग्रुप है इसलिए उस आउटलाइन के आधार पर कॉमन नेम या जनरल नेम हम पढ़ेंगे, वह होगा बीटा एमिनो प्रोपायोनिक एसिड। ये तो ये था बीटा एमिनो एसिड और उसके बारे में। ठीक सेम आउटलाइन पर हम गामा एमिनो एसिड के बारे में भी पढ़ सकते हैं। गामा एमिनो एसिड कैसा एमिनो एसिड जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिस कार्बन में अटैच्ड है उसके बाद एक और कार्बन छोड़ के जो कार्बन आए उसमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो, तब ऐसे स्केलेटन वाले एमिनो एसिड को हम लोग नाम देते हैं गामा एमिनो एसिड, क्योंकि वैसे केस में कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रेस्पेक्ट में नंबरिंग करते हैं कार्बन का। तो ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। तो चूंकि गामा पोजीशन पर एमिनो ग्रुप है इसलिए ऐसा स्केलेटन जहां कहीं भी होगा तो वैसे एमिनो एसिड को हम लोग नाम देंगे गामा एमिनो एसिड। एग्जाम्पल के लिए हम लोग विचार करें, जैसे ये कंपाउंड CH3 CH2 CH2 COH। अगर यहाँ पर देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिस कार्बन में अटैच्ड है उसके बाद वाले कार्बन को छोड़कर जो कार्बन है उस कार्बन से एक H हटाकर NH2 ग्रुप जोड़ दें तो रिजल्ट हमें मिलेगा, वह रिजल्ट होगा CH2 NH2 CH2 CH2 COH। ये अब आइए, अब इसका नेमिंग करना है। नेम करने के लिए फिर 2 तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, IUPAC सिस्टम पर या हम लोग नेमिंग कर सकते हैं जनरल वे में, अर्थात कॉमन नाम दे सकते हैं। तो हम तो जानते हैं इसका जो पेरेंट एसिड था वह ये है और इस पेरेंट एसिड का नाम आप जानते हैं। IUPAC सिस्टम पर पढ़ना है तो टोटल कार्बन काउंट करेंगे, 4 कार्बन है इसलिए इसका हम लोग लिखेंगे ब्यूट। प्रत्येक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए टाइटल जोड़ेंगे AN और E हटा के इसका फंक्शनल ग्रुप का सिंबल अर्थात ओइक एसिड जोड़ देंगे तो इसका नाम होगा ब्यूटेनोइक एसिड। तो इसी ब्यूटेनोइक एसिड से निकला हुआ ये एमिनो एसिड है। तो कहाँ पर जुड़ा हुआ है एमिनो ग्रुप? तो इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रेस्पेक्ट में अगर गिनती करते हैं तो ये अल्फा पोजीशन, बीटा पोजीशन, गामा पोजीशन, या सीधे नंबरिंग करते हैं तो 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन और ये 4th पोजीशन 1 2 3
फोर्थ, इस फोर्थ पोजीशन से एक एच हटा के NH2 जोड़ रहे हैं तो ये डिराइव्ड एमिनो एसिड हुआ। या अगर कॉमन नाम पढ़ना है तो इसके रेस्पेक्ट में नंबरिंग करेंगे, तो इसके रेस्पेक्ट में ये होगा अल्फा, ये होगा बीटा और ये होगा गामा, तो ये गामा फॉर्म हो गया। तो गामा फॉर्म तो कॉमन नाम है और ये ब्यूटेनोइक एसिड IUPAC नेम है इसका। कॉमन नाम इसका क्या पढ़ेंगे, तो इसका कॉमन नाम जानते हैं, प्रॉपर्टीज के आधार पर देते हैं, दैट इज ब्यूटाइलिक एसिड। तो ब्यूटाइलिक एसिड कॉमन नाम है, इसलिए कॉमन नाम जब भी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ब्यूटाइलिक एसिड शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो इस आधार पर इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि गामा पोजीशन पर NH2 ग्रुप है इसलिए लिखेंगे गामा एमिनो किसमें अटैच्ड है, तब ब्यूटाइलिक एसिड में, इसलिए ब्यूटाइलिक एसिड ऐड कर दीजिए। ये हो गया ब्यूटाइलिक एसिड, ये दिस इज कॉमन है। तो इस प्रकार हम लोगों ने पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप के आधार पर क्लासिफिकेशन किया एमिनो एसिड का। तो ये 3 भागों में बांटा गया था। पहला अल्फा एमिनो एसिड, उसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, और अल्फा एमिनो एसिड के आधार पर एक्सप्लेन करने के बाद हमने बताया भी था कि ठीक इसका हम लोग कॉमन नाम भी दे सकते हैं, और कॉमन नाम देने के लिए हम लोग ग्रीक लेटर अल्फा बीटा गामा का इस्तेमाल करते हैं। IUPAC नेमिंग करने के लिए न्यूमरल्स 1 2 3 4 5 का इस्तेमाल करते हैं और उस आउटलाइन पर नेमिंग करते हैं। ठीक उसी टाइप से हमने बीटा एमिनो एसिड के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया और गामा एमिनो एसिड के बारे में। तो कॉमनली नेचर में अल्फा बीटा गामा एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं और इसी के आधार पर हम लोग सारा एक्सप्लेनेशन देते हैं। और ये देने के बाद हम लोग को तो रफली मिल गया कि 3 प्रकार के एमिनो एसिड हैं, अल्फा बीटा गामा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, डेल्टा भी होता है, ओमेगा एमिनो एसिड भी होते हैं, लेकिन अभी तक उनके बारे में विशेष जानकारी नहीं मिल पाई है। हम लोग मान लेते हैं कि अल्फा बीटा गामा जैसे है वैसे ही डेल्टा होगा, वैसे ही ओमेगा होगा। तो हम इस आउटलाइन पर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इसमें बहुत सारे कार्बन जुड़े हुए हो, तो 4th कार्बन पर अगर जुड़ा हुआ है तो गामा हो गया। ऐसे ही इसके रिस्पेक्ट में 1 2 3 4 5th कार्बन पर हो जाएगा, तो हम लोग इसका नाम ऐड कर सकते हैं इसी आधार पर, डेल्टा एमिनो एसिड। ठीक ऐसे ही अगर 6th कार्बन पर NH2 ग्रुप हो गया इस प्रकार से, तो हम इसका नाम दे सकते हैं ओमेगा एमिनो एसिड्स एंड सो ऑन, और इसका नेमिंग भी उसी प्रकार से देंगे जैसा हमने आपको डिस्कस करके बताया है अल्फा बीटा गामा एमिनो एसिड्स के केस में। लेकिन आपको दिमाग में कॉमनली यही बैठाना है कि नेचुरली अकरिंग ये 3 टाइप के एमिनो एसिड्स हैं, लेकिन गामा या डेल्टा या ओमेगा एमिनो एसिड्स ये जनरली लेबोरेटरी में मैन-मेड है, आर्टिफिशियल है, अर्थात इसे लैब में मैन के द्वारा सिंथेसाइज किया गया है। हो सकता है ऐसा। तो इस वीडियो को पॉज करके आप आगे की ओर बढ़िए। तो ये था पहला क्लासिफिकेशन, ये पहला क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप। अब आइए सेकेंड क्लासिफिकेशन, कि हमने तो पता है कि क्लासिफिकेशन 2 प्रकार से करते हैं। पहला पोजीशन ऑफ एमिनो ग्रुप के आधार पर जो कंप्लीट हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू नंबर एंड नेचर ऑफ एमिनो एसिड्स। उसके आधार पर भी एमिनो एसिड्स को हम लोग 3 ही पार्ट में बांटते हैं। क्या है वह, ये हम लोग देखें। और फाइनली दोनों प्रकार के क्लासिफिकेशन का स्टडी करने के बाद कंबाइंड वे में इनका क्लासिफिकेशन करेंगे, ताकि हमें पूरे ऑब्जर्वेशंस के बारे में स्टडी करने का मौका मिले और हम हर प्रकार से एमिनो एसिड्स या उससे बने प्रोटीन्स का कंप्लीट डिटेल्स बतला सकें।
क्या है ये देखना है। सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन, सेकंड क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नंबर एंड नेचर ऑफ number and nature of amino acids. इसके आधार पर भी हम एमिनो एसिड्स को 3 ही भाग में बांटते हैं। पहला है, इसे कहते हैं एसिडिक एमिनो एसिड्स। दूसरा बेसिक एमिनो एसिड्स। तीसरा न्यूट्रल एमिनो एसिड्स। पहला है एसिडिक एमिनो एसिड। एसिडिक एमिनो एसिड ऐसा एमिनो एसिड जो नेचर में, कैरेक्टर में एसिडिक हो, एसिडिक एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। कहने का अर्थ है कि ऐसे एमिनो एसिड का जलीय सॉल्यूशन में लिटमस पेपर को डिप करें तो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है, तो हम झट कहेंगे वह एमिनो एसिड्स एसिडिक एमिनो एसिड्स है। इसे इसकी परिभाषा देते हैं, सच एमिनो एसिड्स which turns blue litmus paper into red is called acidic amino acids। दूसरे शब्दों में ये तो लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा। केवल फॉर्मूला जानकर भी हम बता सकते हैं कि ऐसा एमिनो एसिड किस नेचर का होगा। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है कि उस एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर को देख के पता कीजिए उसमें एसिडिक ग्रुप की मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या कितनी है और एमिनो ग्रुप की संख्या कितनी है। अगर एसिडिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या एमिनो ग्रुप से ज्यादा है तो वो ऑब्वियसली एसिडिक कैरेक्टर का होगा। इसे लिखते हैं और इन अदर वर्ड्स amino acids in which number of COH group is greater than number of NH2 group। is called acidic amino acid। जैसे ग्लूटामिक एसिड
इसका फॉर्मूला है CH2 COH CH2 CHNH2 COH। हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो COH ग्रुप है और एक NH2 ग्रुप, मतलब COOH ग्रुप की संख्या 2 है जो ग्रेटर है किससे? NH2 ग्रुप से, क्योंकि NH2 ग्रुप की संख्या 1 है। हम तो जानते हैं NH2 ग्रुप बेसिक कैरेक्टर को इंडिकेट करता है और COH ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को। तो दो एसिडिक कैरेक्टर है और एक बेसिक कैरेक्टर, इसलिए आप स्पष्ट है कि एक एसिडिक कैरेक्टर एक बेसिक कैरेक्टर को न्यूट्रलाइज करेगा और रिजल्टेंट में केवल एक एसिडिक ग्रुप बच जाएगा, इसलिए उसका नेचर एसिडिक हो जाता है। तब वैसे एसिड को हम लोग एसिडिक एमिनो एसिड कहते हैं। तो ये था अल्फा एसिडिक एमिनो एसिड के बारे में डिस्क्रिप्शन। नाउ कम टू सेकंड, दैट इज बेसिक एमिनो एसिड। पहले इसको वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे बेसिक एमिनो एसिड्स के बारे में। तो बेसिक एमिनो एसिड्स पर आइए, क्या है बेसिक एमिनो एसिड्स, ये हम लोग देख लें। बेसिक एमिनो एसिड नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा एमिनो एसिड जो बेसिक कैरेक्टर का हो। कहने का अर्थ है कि जिसका जलीय सॉल्यूशन ब्लू रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दे, बेसिक एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। फिर फॉर्मूला देखकर हम झट बता सकते हैं, अगर फॉर्मूला में बेसिक ग्रुप की संख्या ज्यादा है अर्थात NH2 ग्रुप ज्यादा है और एसिडिक ग्रुप कम है, तो स्पष्ट है बेसिक ग्रुप डोमिनेट करेगा, अर्थात बेसिक कैरेक्टर उस कंपाउंड में आ जाएगा, अर्थात वह बेसिक एमिनो एसिड होगा। तो इस आउटलाइन पर हम परिभाषा देते हैं कि सच एमिनो एसिड in which terms red litmus paper into blue are called basic amino acid or in other words we may say that if molecule has higher number of NH2 group in comparison to COH group, then such molecule, such amino acid must be known as basic amino acid. That is, if number of NH2 group
is greater than number of COH group. In that case, the amino acid must be having basic character, and this will be termed as basic amino acids. There are so many examples. As for example, arginine, which has general formula like this. Here we see that number of carboxylic group is only 1, whereas number of NH2 groups are 3. In other words, the acidic character will be neutralized by one NH2 group, whereas two NH2 group will dominate in the molecule and will provide the basic character, and such type of amino acid must be named as basic amino acids. So this is the general course of explanation about basic amino acid. Or in general, you have to say only, or you have to see only that if the number of NH2 group is more than that of number of COH group, in that case the basic character will dominate, and the properties of such amino acid must be having basic in character and will turn blue litmus paper, red litmus paper into blue. That is why we say such type of amino acid will be basic amino acid. Last is neutral amino acid. Pause the video and write the definition of this part. After that, the last one is neutral amino acid. According to these two definitions, we are now able to explain about the definition of neutral. It means the number of COH group and NH2 group both will equal. Therefore, they will neutralize each other. Hence, there will be no character in the molecule for acid or base. So, such type of amino acid must be named as neutral amino acid. So, we write the definition for this amino acid like this: neutral amino acid. हम लोग आपको बता चुके अल्फा एमिनो एसिड्स, बीटा एमिनो एसिड्स, अल्फा एमिनो एसिड में, बीटा एमिनो एसिड में, गामा एमिनो एसिड में सब डिस्कशन हो गया। लेकिन जो सेकंड क्लासिफिकेशन हमने किया वो कैरेक्टर को प्रिवेल करता है कि किसमें एसिडिक कैरेक्टर होगा, किसमें बेसिक कैरेक्टर होगा, किसमें न्यूट्रल कैरेक्टर होगा। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है कि अगर NH2 ग्रुप की संख्या कम है COH ग्रुप से तो वह एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा और उसे कहेंगे एसिडिक एमिनो एसिड। अगर एमिनो ग्रुप की संख्या ज्यादा है, एसिडिक ग्रुप की संख्या कम है, तो हम झट कह सकते हैं कि वह बेसिक कैरेक्टर प्रिवेल करेगा। और यदि दोनों की संख्या बराबर है तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे दोनों के कैरेक्टर, फलस्वरूप उसमें किसी भी टाइप का कैरेक्टर नहीं रहेगा, ना एसिडिक ना बेसिक, जबकि दोनों ही ग्रुप हैं लेकिन उसमें कोई कैरेक्टर नहीं होने के कारण वो न्यूट्रल कहलाएंगे। इसलिए वैसे एमिनो एसिड को हम लोग न्यूट्रल एमिनो एसिड कहते हैं। अतः इसकी परिभाषा लिखते हैं: सच एमिनो एसिड
which do not have the character of acid or base, as both groups are present in the molecule. Are called neutral amino acid. Or in other words, they do not show action either on blue litmus paper as well as on red litmus paper. Termed as neutral amino acids. This also says that if such molecule possesses equal number of NH2 as well as COH groups, are called neutral amino acids. E.g. CH2, NH2, COH. This is glycine. Here, number of NH2 group and number of COH group both are equal. Simultaneously in alanine, CH3, CHNH2, COH. Here we see that COH, number of COH group and NH2 group both are equal, so they will neutralize each other and hence they will attain the neutral character, hence they are also termed as neutral amino acids. So in this way we have discussed the complete classification of amino acids. Now finally we explain classification combining both type of classification. So pause the video and write your board's material.
In this way, we have discussed the two types of classification regarding the amino acids, but actually anyone is not competent to explain all the characters of amino acids. So we shall explain the complete classification combining both these two types of classification of amino acids. Complete classification may be explained as displayed on the board. Amino acids is firstly divided into three parts, that is acidic amino acids, second basic amino acids, and third is neutral amino acids. As we have discussed earlier, now acidic amino acid is of three kinds, that is alpha acidic acid, second is beta acidic amino acids, and third one is gamma amino acids. That is, simultaneously, basic amino acids are also divided into three parts. First is alpha basic amino acids, second is beta basic amino acids, third one is gamma basic amino acids. Similarly, neutral amino acids have also been classified into three classes. First is alpha neutral amino acid, second is beta neutral amino acids, and third one is gamma neutral amino acids. In this way, we may explain about all the 9 types of amino acids which we have to study during the synthesis as well as the properties of proteins. So because all these 9 classes of amino acids belong to at least 30 amino acids, out of these, that is out of 30, 20 are neutral amino acids, 6 are basic amino acids, and 4 are generally acidic amino acids. So out of 30 amino acids,
now we have to firstly know about the physiologically active. And physiologically active amino acids are actually 20. So we should have to focus our study on the 20 amino acids which belong to all these three categories, that is acidic amino acid, basic amino acid, neutral amino acids. And these 20 amino acids are physiologically active. So the number of proteins synthesized will equal to 20 to the power 20 proteins, types of proteins. So you may imagine how many kinds of proteins are present in all the living organisms. So it is a question of very complexity, but we shall explain about by using the simplest method for the complex structure of proteins. Is it clear? Now for the video on like this, after that, firstly we have to know about the differentiation between alpha, beta and gamma amino acids. Because according to character, it is very easy to determine the character of any amino acid by using the litmus paper. When we dip acidic litmus paper, that is blue litmus paper, into amino acid solution, if it becomes blue, we may say that it is basic amino acid. When blue litmus paper is dipped into some given solution of amino acid and it turns to red, it means that is acidic in character. And if there is no action upon any of litmus paper, we may say that amino acids are neutral amino acids. So in this way we may explain or we may identify any type of amino acids having acidic, basic or neutral character. But what type of characters are prevalent in the molecule, whether it is having alpha amino acid, beta amino acid or gamma amino acid. So it is very important to differentiate alpha, beta, gamma amino acid, which is the very important part of introductory complex of the amino acid character. So come to the last point, that is differentiation between alpha, beta and gamma amino acids. Distinction among various types amino acids, especially alpha, beta and gamma amino acids. There are 3 points by which we may distinguish alpha, beta and gamma amino acids. Alpha amino acids, beta amino acids, and third one is gamma amino acids. There are only 2 points by which we may distinguish alpha, beta and gamma amino acid. If the structural skeleton is like this, that is functional group in alpha amino acid is like this, that will be alpha amino acid. For beta amino acid, if a skeleton is like this, we may say that amino acid is beta amino acid. Simultaneously, if a structural skeleton is like this,
then we may say that the amino acid is a gamma amino acid. This is the first basic point by which we may distinguish. Second is by heating, by the action of heat. With the help of heating, we may distinguish whether the supplied amino acid is alpha, beta or gamma. If the supplied amino acid is alpha amino acid, in that case, you try first to heat strongly. If two molecules are engaged in this reaction and two molecules of water or ammonia molecules are involved, we may say that the amino acid is alpha. What happens? Let us suppose that two molecules take part in your reaction. Alpha amino acid is this, because this type of skeleton is present, and when it is allowed to heat strongly, what will happen? The two molecules will combine with each other. Let us suppose that we are heating here glycine molecule, two molecules are heating here. What will happen? OH from this part takes hydrogen from NH2. Simultaneously, OH from this part takes hydrogen atom from this molecule. So what will happen? Two molecules of water is eliminated out and we get result like this, and that is a cyclic compound. So, supplied amino acid is allowed to heat strongly in laboratory. If two molecules are consumed and two molecules of water are eliminated and the result is cyclic compound, we must say that the result, the type of amino acid is alpha amino acid. What happens in beta amino acid when it is allowed to heat? Let us suppose that beta amino acid supplied to you is this. What will happen? When it is allowed to heat strongly, in that case NH2 will take one hydrogen atom from its adjacent carbon and will come out in the form of ammonia gas. And our result will be CH2 double bond. Here double bond will be formed because one valency of this carbon and one valency of this carbon due to NH2 will eliminated out. So for saturation there will be a formation of double bond. So we get this type of result. What is this type of compound? Carboxylic group is also present, and with respect to carboxylic group there is a double bond unsaturation part on alpha and beta position. So we say that alpha beta unsaturated acid is formed. और हमारा ये कहना है कि बीटा अमीनो एसिड अगर आपको दिया गया है और वही हीट हो रहा है, हम नहीं जानते हैं कि अल्फा है कि बीटा है। अगर अल्फा है तो दो मॉलिक्यूल खर्च हो जाएगा उसका और दो मॉलिक्यूल वाटर निकलेगा और एक साइक्लिक कंपाउंड बनेगा, तो हम समझ जाएंगे कि वो अल्फा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तब देखते हैं कि क्या हुआ। अगर हीट करने पर एक ही मॉलिक्यूल कंज्यूम हो और एक मॉलिक्यूल अमोनिया निकल जाए तो हम झट कहेंगे कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बना है, अर्थात वह कंपाउंड बीटा एमिनो एसिड होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर गामा एमिनो एसिड है और ये अगर हीट किया जाए तो इस केस में एसिड का OH अपने ही एमिनो से एक हाइड्रोजन लेके वाटर निकालेगा और लैक्टम का फॉर्मेशन होगा। इस टाइप से इसमें एक ही मॉलिक्यूल वाटर निकलेगा, लेकिन क्या होगा, साइक्लिक कंपाउंड बन गया, लैक्टम बन गया, तो हम झट कहेंगे ये गामा एमिनो एसिड है। तो अगर कोई एमिनो एसिड दिया गया, हीट किए, मान लिया एक मॉलिक्यूल निकला,
तो हम कंफ्यूज हो गए, एक मॉलिक्यूल इसमें भी निकल रहा है, एक मॉलिक्यूल इसमें भी लग रहा है, तो कौन होगा? तो देखेंगे कि वाटर निकला और रिंग बन गया तो हम झट कहेंगे कि गामा एमिनो एसिड है। लेकिन अगर अमोनिया गैस निकल गया और एक मॉलिक्यूल खर्च होने पर और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना, तब कहेंगे कि वह बीटा है। लेकिन अगर दो मॉलिक्यूल कंज्यूम हो जाए और दो मॉलिक्यूल वाटर बने तब और रिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाए, तब हम कहेंगे कि वह जरूर अल्फा एमिनो एसिड है। तो इस प्रकार हमने आपको पूरा डिटेल्स दिया एमिनो एसिड के कंसेप्ट का, इंट्रोडक्शन का। इस इंट्रोडक्टरी पार्ट का स्टडी कीजिए। कल हम लोग सीखेंगे कि ये जो 20 एमिनो एसिड्स हैं, जिससे आप खुद कल्पना कीजिए कि 20 टू दी पावर 20 इतना टाइप का बन सकता है प्रोटीन, क्योंकि यही 20 एमिनो एसिड बायोलॉजिकली एक्टिव है। तो ऐसे एमिनो एसिड्स की जानकारी तो होनी चाहिए। तो 20 का क्या नाम है ये कल हम लोग सीखेंगे। 20 को किस क्लास में बांटा गया, इसमें भी कुछ एमिनो एसिड हैं जो इसेंशियल है और कुछ एमिनो एसिड ऐसे हैं जो नॉन इसेंशियल है। इसेंशियल का मतलब हो गया कि जो बाहर से सप्लाई किए जाए और जो अपने आप अंदर में प्रोड्यूस हुआ तो नॉन इसेंशियल हो गया। तो ऐसे कौन कौन से एमिनो एसिड्स हैं इनकी जानकारी, और उस एमिनो एसिड से जो प्रोटीन्स बनता है तो उसके लिए हम सिंबल का उपयोग करते हैं। सिंबल भी दो टाइप से बताए जाते हैं, सिंगल लेटर के द्वारा और दूसरा है 3 लेटर के द्वारा। 3 लेटर के द्वारा जेनेटिकल इंजीनियरिंग में उपयोग होता है और 1 लेटर के द्वारा बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इन सारी बातों का साथ ही साथ हमें जानना है ज्यूटरेशन क्या है, ज्यूटर पॉइंट क्या है और किस प्रकार से एमिनो एसिड्स को सेपरेट करते हैं, इनके प्रॉपर्टीज क्या है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में